नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉपिक वाइज एमसीक्यू श्रृंखला स्टार्ट करी थी, जिसमें से आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रस्तावना से संबंधित एमसीक्यू देखे थे, उसके बाद नागरिकता से संबंधित और उसके बाद हम लोगों ने पिछली वीडियो तक मौलिक अधिकार देखे थे, जिसके वीडियो ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इनका प्रावधान है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर और ऑप्शन देखें तो भाग 3, इसमें क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जिनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है, तो ये यूएसए से लिए गए हैं, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें फैक्ट। साथ साथ अगर हम भाग 5 को देखें तो इसमें केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधान है। केंद्र सरकार, इसमें से संसद भी शामिल है, लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है, राष्ट्रपति और जितने भी ये बॉडी जाती है केंद्र सरकार की, सभी भाग 5 के अंतर्गत आती हैं। भाग 6 में इसी तरह राज्य सरकार का प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा, राज्य सरकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूरे ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गांधीवादी सिद्धांत, क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी। दूसरा है समाजवादी, समाजवादी सिद्धांत। और तीसरा है उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित पूछा है। पहला स्टेटमेंट है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। दूसरा है पंचायतों का संगठन। तीसरा है समान नागरिक संहिता। तो जो गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है, तो ये ग्राम ग्राम पंचायतों का गठन और कुटीर उद्योग, ये गांधीवाद से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 1 और 2 ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस खासकर तीनों सिद्धांत याद रखिएगा, कौन कौन से डीपीएसपी के अंतर्गत सिद्धांत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यूएसए से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति का पद और उससे जो उपराष्ट्रपति का पद होता है, ये भी डीपीएसपी से, मतलब यहाँ से अमेरिका से ही लिए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिटेन से हम देखें तो विधि का शासन लिया गया है, विधि का शासन, याद रखिए, क्योंकि ये स्रोत है संविधान के, जहां से लेकर के हमारा संविधान बनाया गया है और एग्जाम में लगातार क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। कनाडा से देखें तो सशक्त केंद्र की अवधारणा जो है, ये कनाडा से ही आई है। ठीक है, सशक्त केंद्र। इसके साथ साथ हम लोग राज्यपाल का पद जो देखते हैं, राज्यपाल का पद, ये भी कनाडा से ही लिया गया है। साथ ही जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो केंद्र के अंतर्गत आती हैं, ये भी हम लोग कनाडा से ही लिए हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने देखा नीति निर्देशक तो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी का उद्देश्य है, यानी उद्देश्य पूछा है डीपीएसपी का? ऑप्शन ए है राजनीतिक लोकतंत्र, ऑप्शन बी है आर्थिक और सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति का चुनाव। तो जो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, तो आर्थिक और सामाजिक न्याय को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, हालांकि इनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, अगर इनका पालन नहीं होता तो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी लोकतंत्रात्मक सरकार है, जिसमें से सरकार को हर 5 वर्ष में आना होता है जनता के समक्ष, इसलिए इसको सरकार कोशिश करती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन किया जाए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आर्थिक और सामाजिक न्याय स्थापित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते,
दूसरा स्टेटमेंट है डीपीएसपी संविधान में अनिवार्य है। तीसरा है डीपीएसपी का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ऑप्शन क्या है? एक और दो सही, दो और तीन सही, एक और तीन सही और दो और तीन सही। ठीक है, तो जो डीपीएसपी है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकती, ये स्टेटमेंट सही है। डीपीएसपी अनिवार्य है, मतलब इनका पालन करना अनिवार्य है, ये सही नहीं है। तीसरा है डीपीएसपी का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, एक और तीन, ये याद रखिएगा। ठीक है, तब तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते कि अगर इनका पालन नहीं हो रहा है तो ये सिर्फ राज्य के कर्तव्य होते हैं। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ऑप्शन है पंचायतों का संगठन, दूसरा है समान वेतन, तीसरा है शिक्षा और ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण। तो जो अनुच्छेद 40 का संबंध है ये पंचायतों के संगठन से संबंधित है, ये एक गांधीवादी सिद्धांत है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदार बौद्धिक सिद्धांत है? हमने पीछे भी देखा, एक है समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी, दूसरे हैं गांधीवादी, गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो जो उदार बौद्धिक सिद्धांत है इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय न्याय जो होता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था आती है उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत। तो जो इसका सही उत्तर होगा तो समान नागरिक संहिता इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये कानून से संबंधित है तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, यूसीसी आर्टिकल 44। ये याद रखिएगा, ये उदार बौद्धिक सिद्धांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन ए है संसद की, ऑप्शन बी है राज्य सरकार की, ऑप्शन सी है केंद्र और राज्य सरकार दोनों की, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये जिम्मेदारी किसकी लागू करना? केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हालांकि इनको लागू करवाना आप कानूनी रूप से लागू नहीं करवा सकते, लेकिन ये एक रूप से केंद्र और राज्य का कर्तव्य होता है इनको लागू करवाना। तो ये याद रखिएगा कि ये केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? यानी ये जो महिला और पुरुष का वेतन समान हुआ था, ये कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ था? ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में। तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39D से संबंधित, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगर 41 देखें कि अनुच्छेद 41 में किसका प्रावधान है, तो काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत दिया गया है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 42 देखें तो कार्य की मानवोचित दशाएं, कार्य की मानवोचित दशाएं, मतलब जहां पे भी कार्य दिया जाता है वहां पे एक दशाएं अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 42 कहता है। अनुच्छेद 43 क्या है? श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करता है, निर्वाह मजदूरी कि मतलब जो श्रमिक है इनको मजदूरी का अधिकार है अनुच्छेद 43 के तहत। तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी के भी अनुच्छेदों से क्वेश्चन ज्यादातर मैचिंग में आते हैं, तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी अनुच्छेद हैं डीपीएसपी की इंपॉर्टेंट है, खासकर मैचिंग में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 39A, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48। तो जो निःशुल्क कानूनी सहायता है तो ये अनुच्छेद 39A में इसका प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, गांधीवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 45 देखें तो बच्चों के लिए शिक्षा और देखभाल से संबंधित है, खासकर जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। पहले इसमें 6 से 14 को शामिल किया गया था, जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में चला गया था। तो इसलिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं उनकी शिक्षा की देखभाल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 45 में किए गए हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद जो 48 है कृषि व पशुपालन से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कृषि और पशुपालन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 48 भी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला स्टेटमेंट है डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है, हम पहले पीछे भी देख चुके हैं कि कानूनी रूप से इनको लागू नहीं करवाया जा सकता। नंबर दूसरा है केवल देश के शासन के लिए, ये देश के शासन के लिए मूलभूत है, यानी शासन स्थापित करने के लिए देश में ये आवश्यक है। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, इसलिए ये आवश्यक है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी सिद्धांत है? तो सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। पहला स्टेटमेंट है समान वेतन, दूसरा है आर्थिक संसाधनों का समान वितरण और तीसरा स्टेटमेंट है अंतरराष्ट्रीय शांति। तो जो समाजवादी सिद्धांत है कौन कौन से हैं? ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा, क्योंकि जो समान वेतन है तो ये समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है। साथ ही आर्थिक संसाधनों का वितरण भी समाजवादी से संबंधित है। समाजवाद में आते क्या क्या है? आर्थिक न्याय और साथ साथ सामाजिक न्याय, ये दोनों समाजवादी सिद्धांत के तहत आते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय शांति है ये उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उदार बौद्धिक सिद्धांत, इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और कानून व्यवस्था आती है उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति किसमें आएगी? उदार बौद्धिक सिद्धांत में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए है 48 ए, ऑप्शन बी है 39 ए, ऑप्शन सी है 43 और ऑप्शन डी है 46। जो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है और साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सुधार इसमें शामिल किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, यानी 48 ए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगर हम लोग अनुच्छेद 39 ए की बात करें तो ये सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। कानूनी सहायता वो भी मुफ्त रूप से, इसकी बात करता है अनुच्छेद 39 ए। अनुच्छेद 43 देखें तो कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करता है। निर्वाह मजदूरी, ये सारे आर्टिकल आपको याद होना जरूरी है क्योंकि ये पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। जो अनुच्छेद 46 है तो एस सी एस टी और जो कमजोर वर्ग है इनके हितों के संरक्षण की बात करता है। हितों का संरक्षण, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से सभी के सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो हमें नहीं लगता कि डीपीएसटी से संबंधित क्वेश्चन आपके गलत होंगे। पीवाईक्यू भी फोकस किया है। पीवाईक्यू साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम लोग इसका एग्जाम ओरिएंटेड ही कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम विरुद्ध सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 39 ई है ये बाल श्रम विरुद्ध सुरक्षा से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 41 हम लोगों ने पहले ही देखा है, ये काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने से संबंधित है। जो अनुच्छेद 44 है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यानी समान न्याय संहिता की बात करता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर देखा जाए तो इंडिया में इस समय गोवा और उत्तराखंड में समान न्याय संहिता लागू है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है इसकी देखभाल से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है? ऑप्शन ए है पशुधन संरक्षण, ऑप्शन बी है समान नागरिक संहिता, ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण और ऑप्शन डी है अंतरराष्ट्रीय शांति। तो जो गांधीवाद सिद्धांत से संबंधित है तो पशुधन संरक्षण इससे संबंधित है, क्योंकि गांधीवाद में जो जो शामिल है, पहले तो ग्राम पंचायत, दूसरा पशुओं का संरक्षण भी गांधीवाद से संबंधित है और तीसरा कुटीर उद्योगों का संरक्षण। ये 3 मुख्य रूप से गांधीवादी हैं। ठीक है, समान नागरिक संहिता देखें तो अनुच्छेद 44 में बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और ये उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण संरक्षण 48 में बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय शांति की बात 51 में की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अनुच्छेद। ठीक है, क्वेश्चन है कि डीपीएसपी किस अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद तक इनका प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है 32 से 35, ऑप्शन बी है 36 से 51, ऑप्शन सी है 12 से 35 और ऑप्शन डी है 52 से 58 तक। तो जो डीपीएसपी का प्रावधान है अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका प्रावधान किया गया है। अगर हम मौलिक अधिकार देखें तो 12 से 35 तक है और 51 का में मूल कर्तव्यों की बात कही गई है, मूल कर्तव्य। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड है। ठीक है,
लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 46। तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है ऑप्शन बी यानी 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। 43 में तो हमने देखा कि निर्वाह मजदूरी की बात की गई है, और 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 46 में एस सी एस टी से संबंधित है, एस सी एस टी से संबंधित इनका संरक्षण, इनके हितों का। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है संसद इसके आधार पर कानून बना सकती है, यानी संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, यह स्टेटमेंट सही है। और अनुच्छेद 50 में प्रावधान है कि संसद इनके डीपीएसपी से संबंधित कानून बना सकती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, यदि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता से संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 41 में बात कही गई है। ठीक है, 43 हम लोगों ने देखा निर्वाह मजदूरी से संबंधित, 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी डीपीएसपी के और मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 47 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48। जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है तो अनुच्छेद 45 है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसमें 6 वर्ष के बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित बात की गई है। ठीक है, दूसरा है, अगर हम 46 को देखें कि अनुच्छेद 46 है, तो इसमें एससी, एसटी और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इनसे संबंधित, इनके विकास के संबंधित बात की गई है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित बात की गई है, स्वास्थ्य एंड पोषण। और अनुच्छेद 48 तो आपको पता ही है कि कृषि और पशुपालन से संबंधित है, जो कि एक गांधीवादी सिद्धांत है, कृषि और पशुपालन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एससी एसटी के हितों के संरक्षण की बात करता है? हमने पीछे ये भी पढ़ा कि अनुच्छेद 46 एससी एसटी के हितों के संरक्षण की बात करता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 48 कृषि और पर्यावरण से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में कई बार। ठीक है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 43 बी, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन सी है 48 ए और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 45। तो जो अनुच्छेद 43 है इसमें तो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। ऑप्शन 43 ए में उद्योगों के प्रबंधन की बात की गई है, 43 ए यानी 48 ए में उद्योगों के प्रबंधन की बात की गई है। और जो 43 बी है, 43 बी तो ये याद रखिएगा सहकारी समितियों की बात करता है, सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने की बात करता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 43 बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पशुधन संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 47, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 49 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50। जो पशुधन संरक्षण से संबंधित है तो अनुच्छेद 48 है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जो अनुच्छेद 47 है ये स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 49 इंपॉर्टेंट है, स्मारकों, जो स्मारक है इनके संरक्षण से संबंधित है, स्मारकों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 49 में। और सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 50, जिसमें से न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है, कार्यपालिका। ठीक है, तो ये याद रखिए कि न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात अनुच्छेद 50 में कही गई है। अनुच्छेद 49 भी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्मारकों के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 हमने देखा पशुधन संरक्षण की बात है, और स्वास्थ्य से संबंधित है अनुच्छेद 47, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ ही गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका और कार्यपालिका से संबंधित है, कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? हम पीछे ही देख चुके हैं कि अनुच्छेद जो
50 है जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण बताता है। अनुच्छेद 49 हमने देखा कि स्मारकों के संरक्षण से संबंधित है, स्मारकों के संरक्षण से। अनुच्छेद 48 पशुधन से संबंधित है, पर्यावरण और पशुधन। अनुच्छेद 51 इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति, ये याद रखिएगा अनुच्छेद 51 से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जितने हैं सारे। कि कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, ये एग्जाम के क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट पीवाईक्यू से उठाए गए हैं। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 51, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 50 हमने देखा कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में बात की गई है। 52 हम लोग आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति के पद से संबंधित। ठीक है, ये याद रखिएगा। टीपीएसपी को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब इनको संविधान में शामिल क्यों किया गया है। पहला है न्यायपालिका को मजबूत करना, ये गलत होगा। दूसरा है कल्याणकारी राज्य बनाना, तीसरा है संसद को शक्तिशाली बनाना, और चौथा है संघवाद को मजबूत करना। तो ये भी नहीं होगा, संसद को शक्तिशाली बनाना भी नहीं है। जो डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय शांति, न्यायपालिका का पृथक्करण, समान नागरिक संहिता। ऑप्शन है कि केवल एक, एक और दो, एक दो तीन, या दो और तीन। तो ये तीनों ही बौद्धिक उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, एक दो तीन। ठीक है, याद रखिएगा। में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों के लिए उचित कार्य परिस्थितियों से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। जो श्रमिकों के लिए उचित कार्य और परिस्थितियों से संबंधित है वो अनुच्छेद 42 है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। हमने 41 में ऑलरेडी देखे काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार 41 में दिया गया है। अनुच्छेद 43 इंपॉर्टेंट है, ये निर्वाह मजदूरी से संबंधित बात करता है, और अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डीपीएसपी को किसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा है। ऑप्शन ए है केटी शाह, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है ग्रेनविल ऑस्टिन, और ऑप्शन डी है नेहरू। तो भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, अभी लेटेस्ट में किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन है ये, बीपीएससी में भी पूछा गया कि कौन सा समाजवादी सिद्धांत नहीं है। समान वेतन, आर्थिक न्याय, पंचायती राज, संसाधनों का समान वितरण। तो ये समान वेतन, आर्थिक न्याय और संसाधनों का समान वितरण ये समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है, जबकि पंचायती राज गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा, गांधीवादी है। ठीक, याद रखिएगा। ये कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, इनको भी एक बार आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन स्तर में सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है अभी लेटेस्ट में एग्जाम में। तो अनुच्छेद 43 जो है ये जीवन स्तर में सुधार से संबंधित है। ठीक है, बाकी इनको हम लोग पीछे अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अगला है डीपीएसपी किसके लिए निर्देश देते हैं, मतलब किसके लिए डीपीएसपी को लागू किया गया है। ऑप्शन ए है नागरिकों के लिए, ऑप्शन बी है न्यायपालिका के लिए, ऑप्शन सी है राज्य के लिए, और ऑप्शन डी है चुनाव आयोग के लिए। तो जो डीपीएसपी है तो ये राज्य के कर्तव्य बताए गए, यानी सरकार के कर्तव्य हैं कि इनको लागू करवाए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बाल विकास और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी 47, और ऑप्शन डी 48। तो जो बाल विकास और प्रारंभिक शिक्षा संबंधित है तो अनुच्छेद 45 है, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 46 में कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, जिसमें एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल होते हैं। 47 संबंधित है स्वास्थ्य और पोषण से, और जो 48 है ये पशुपालन से संबंधित है, कृषि और पशुपालन से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। पंचायत, जो कि अनुच्छेद 40 में प्रावधान है, कुटीर उद्योग, जिसमें से अनुच्छेद 41 में बात की गई है, शराब निषेध, ये भी गांधीवादी सिद्धांत है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पंचायत, कुटीर उद्योग और शराब तीनों गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं।
में से कौन सा अनुच्छेद वन और वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए है 48 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 43। जो पर्यावरण वन और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है तो अनुच्छेद 48 ए है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 45 तो हमने देखा ही कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। 43 श्रमिकों की निर्वाह मजदूरी से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी का उदाहरण है? पहला है समान नागरिक संहिता, दूसरा है भाषण की स्वतंत्रता, तीसरा जीवन का अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। जो डीपीएसपी से संबंधित है समान नागरिक संहिता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है, याद रखिएगा। भाषण की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आती है, जो अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही की गई है, ये याद रखिएगा। मौलिक अधिकार हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण से संबंधित है? तो कृषि और पशुपालन का जो आधुनिकीकरण है ये भी गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 48 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 49 हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है कि ये स्मारकों के संरक्षण से संबंधित है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? कार्यपालिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है अनुच्छेद 50 में, और अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। अंतरराष्ट्रीय शांति, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज का अंतिम क्वेश्चन है डीपीएसपी का। डीपीएसपी का संबंध किससे है? सामाजिक न्याय से, आर्थिक न्याय से, राजनैतिक न्याय से या सभी से? जो डीपीएसपी का संबंध है तो सभी से है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोगों ने डीपीएसपी से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको कवर किया। साथ ही हम लोगों ने इसके एक्सप्लेनेशन पे फोकस किया कि इसके एक्सप्लेनेशन में एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी चीजें आवश्यक हैं वो उनको हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए, तथा अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।